नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी दोस्तों? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई भी एकदम से ज़बरदस्त चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हमने इन प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की है। तो आज प्रैक्टिस सेट 8 की हम शुरुआत कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर रहे हैं जिससे कि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई, क्या कहा गया है कि 5, 3, 5 ए बी, और ये विभाजित किससे है? 3 से भी, 7 से भी और 11 से भी। तो जब 3, 7 और 11 से विभाजित होगी तो इसका मतलब ये संख्या तीनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। इसका मतलब 11 सत्ते 77 और 77 तिया 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23। इसका मतलब यह संख्या 231 से भी पूर्णतः विभाजित होने वाली है। ठीक है भाई, तो चलते हैं कि यहाँ पे ए और बी अंकों का हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ये अंक कौन से होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इन अंकों को हम बड़े से बड़ा अंक मान के चलेंगे। तो हम इन जगह पे क्या रख लेंगे? 53599। मान लिया संख्या ये है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको डिवाइड करने की। तो 231 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 231 से अगर 535 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड करेंगे तो 231 दूनी हो गया 462। ठीक है भाई, यहां से 5 में से 2 गया 3 बचा, यहां कितना बचेगा भाई? 13 में से 6 जाएगी 7 बची। ठीक है भाई, और 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। तो 73। यहां से 9 का अंक उतार लिया। तो अगर हम देखें इसे तो अगर 3 गुना करते हैं तो ये 3 ही बार जाएगा। तो 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 231 तिया हो जाएगा आपका 631 तिया 93। ठीक है भाई, क्योंकि 4 बार तो ये 800 900 से भी ज्यादा निकल जाएगा। तो हम इसे 3 बार ही डिवाइड करेंगे। तो यहां से 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। 13 में से 9 गई, कितनी बची? 4 बची। ठीक है भाई, अब अगला अंक फिर से हमने 9 उतार लिया। ठीक है, तो अब भाग कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो ये आपका होने वाला है 462। ठीक है भाई, जब ये 462 हो गया तो यहां से कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। 2 को माइनस करेंगे और 6 को 6 में से माइनस करेंगे तो 0। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो 7 शेष बच रहा है, तो 7 ये हमने जो अंक ये 9 माना है, इस जगह अगर 7 कम कर दें तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहां पे जो संख्या रहने वाली है उस संख्या में जो अंक होगा पीछे वह क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 7 को 9 में से माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो यहां पे जो संख्या रही होगी वो 9 और 2 कितनी रही होगी? 92 रही होगी। कितनी रही होगी? 92। तो जब ये 92 रही होगी तो अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो पूछा गया है ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर 9 का वर्ग 81 माइनस बी स्क्वेयर 2 का वर्ग 4 प्लस दोनों का गुणा 9 दूनी 18। ठीक है भाई, तो यहां से 18 और ये हो जाएंगे आपके जुड़ के 9 और 9 99। तो 99 में 4 जब माइनस करेंगे तो हमारा जो ये रिजल्ट रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? 95। 95 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया कि जब भी ऐसे
अंक ना दिए गए हों उस जगह हमने मैक्सिमम डिजिट मान लिए, तो मैक्सिमम हमारा जो अंक है वह कितना होता है 9, तो हमने दोनों ही अंक 9 9 मान लिए। फिर हमने 231 से इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचा वो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। तो एक्चुअल में जो संख्या बनेगी 53592 बनेगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 9 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो मान लीजिए भाई कि पहले व्यक्ति 100 रुपए खर्च करता है, कितना रुपए खर्च करता है, 100 रुपए। मान लीजिए 100 रुपए में उसे 1 लीटर डीजल मिलता है, तो अब जो डीजल 100 रुपए वाला था उसमें 26% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये जो डीजल है वह अब कितने रुपए लीटर का हो गया, 126 रुपए पर लीटर हो गया। ठीक है भाई, बट वो केवल अपने खर्चे को कितना बढ़ाना चाह रहा है, 15%। मतलब जहां वो पहले 100 रुपए खर्च करना चाह रहा था, अब उसमें उसने 15% की और वृद्धि कर दी है। इसका मतलब 115 रुपए भाई वो खर्च कर सकता है, तो उसे डीजल तो पूरा मिलने से रहा, तो उसे क्या होगा, डीजल क्या मिलेगा, कम मिलेगा भाई। तो कितने रुपए का कम मिलेगा, तो यहां से जो कम मिलेगा वह 5 और 6 11 रुपए। कितने रुपए, 11 रुपए के उसके डीजल में क्या होगी, कमी होगी खपत में। तो कितने प्रतिशत होता है, 11 गुणा 100, और अब उसका मूल्य कितना हो चुका है, 126। कितना हो चुका है भाई, 126। तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 50 बार, और ये यहां से 2 से 50 बार कैंसिल हो गया, और ये 2 से 63 बार। कितने बार हो जाएगा, 63 बार। ठीक है भाई, तो यहां से 11 पंजे 55, 550 बटे 63। ठीक है भाई, तो 63 हो गया। यहां पे जो आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8.7 के समथिंग है, 9.7। अगर मैं इसे 63 से डिवाइड करता हूं, 63 से डिवाइड करता हूं, तो मैं लगभग इसमें 8 का गुणा करता हूं। कितने का, 8 का मल्टीप्लाई करता हूं। 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 छिंग 54, 540, और 9 तिया 27। तो ये क्या होगा भाई, इसका 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 550 से इसका रिजल्ट ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो लगभग अगर हम इसके अराउंड में आंसर देखें तो 8.7 बनेगा। कितना बनेगा, 8.7%। 8.7%, क्योंकि अगर मैं इसका 9 का मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो 9 छिंग 54, 540 और 27 567 बनेगा। और क्वेश्चन में हमें कितने इसको डिवाइड करना है, 550 को डिवाइड करना है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 से कम रहने वाली है। तो 9 के पास कौन सा आंसर है, 8.7%। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाकर 10.40 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, लाभ ही लाभ होगा, हानि का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पानी मिला रहा है। ठीक है भाई, तो पानी मिला रहा है, तो देखते हैं भाई, 25 लीटर दूध उसका 12 रुपए प्रति लीटर से कितने रुपए का बनेगा भाई, 300 रुपए का। ठीक है भाई, कितने रुपए का बना, 300 रुपए का। उसने जो दूध है वह खरीदा है 12 लीटर और 25 की रेट से खरीदा है, तो कितने का हो गया, ये 300 रुपए का हो गया। अब उसने उसमें 5 लीटर जब पानी मिला दिया, तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई, 30 लीटर। कितनी हो जाएगी, 30 लीटर। और 30 लीटर पानी मिला करके उसने इसकी प्राइस रखी है, वो कितनी रखी है, 10 रुपए 40 पैसे। ठीक है भाई, तो 10.4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जीरो से पॉइंट हट गया। ठीक है, तो 104 तिया हो जाएंगे 312 रुपए। कितना भाई, 312 रुपए। तो सीपी उसकी थी 300 रुपए और एसपी कितनी हो गई, 312 रुपए। तो भाई यहां से उसे जो फायदा होने वाला है वह कितने रुपए का होने वाला है, 12 रुपए का। कितने, 12 रुपए का। और परसेंट प्रॉफिट की बात करें तो 12 गुणा 100 बटे 300, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 3 से ये 4%। तो यहां जो उसे प्रॉफिट होने वाला है वह कितना होने वाला है, 4%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है।
कौन सा 4% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आई होप समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि एक व्यक्ति कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है आगे, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदता है तो उसे पहले कमीज पर 5% और दूसरे पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा कमीजों के लिए 925 रुपए का भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, तो उसने कंडीशन क्या दे दी है कि अगर वह एक सिंगल कमीज खरीदता है तो उसे 6% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वह दो कमीज खरीदता है तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और उसने दोनों कमीजों के लिए कितने रुपए का भुगतान किया है, 925 रुपए का। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं जो एमआरपी है वो अपने आप में कितनी है भाई, 100%। क्या है, 100%। तो पहली वस्तु 100% की है और दूसरी वस्तु की क्या है एमआरपी, वो भी अपने आप में 100% है। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों सेम प्राइस की डली होंगी, डिस्काउंट ही तो अलग अलग मिल रहा है, तो दोनों की प्राइस सेम रही होगी तो एमआरपी अपने आप में 100% होगी। तो भाई पहली पे अगर वो 5% का डिस्काउंट देगा तो ये भाई कितने परसेंट पे बिकेगी, 95% पे। इसका जो सेलिंग प्राइस रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 95%। और दूसरी वस्तु जब 8% के डिस्काउंट से बिकेगी तो ये कितने, एमआरपी के 92% पे बिकेगी। ठीक है भाई, तो दोनों ओवरऑल कितने परसेंट पे बिकेंगी, 9 और 9 18, 187%। ठीक है भाई, तो 187% पे बिकेंगी और इसका प्राइस कितना दे रखा है, 925। ठीक है भाई, तो यहां से 1% बराबर होगा 925 बटे 187। ठीक है भाई, तो 100% एमआरपी पूछा है, एमआरपी कितना होता है भाई, 100%। तो 100% के बराबर अगर बात करें तो 925 बटे 187 इंटू 100। तो अब भाई जरा ऑप्शन पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये 187 है और 187 और ऊपर है लगभग, अगर मैं इसे लगभग 180 के आसपास मान लूं, ऊपर वाले को 900 के आसपास, तो 18 पंजे 90। तो ये लगभग हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये डिवाइड जो जाने वाला है वह कितना जाने वाला है, 9 बार। लगभग कितने बार जाने वाला है, 9 बार जाने वाला है। ठीक है भाई, और अगर मैं इसे 5 बार जाने वाला है, कितने बार जाने वाला है, 5 बार, क्योंकि 18 पंजे 90 होते हैं, 900 के समथिंग है रिजल्ट। तो अगर मैं इसका डिवाइड देता हूं वही, तो 935 बार, 5 बार अगर मैं दूंगा इसका डिवाइड तो 935 होता तो 5 बार पूरा पूरा चला जाता। तो यहां से अगर ये 935 होता तो पूरा 5 बार कट जाता और 5 का 100 में गुणा होके 500 हो जाता। बट ये क्या है, 925 है, कम है। कितना है, 925 है, मतलब कम है। तो इसका मतलब इसका जो एमआरपी है 500 से कम रहने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि ये 5 बार कंप्लीटली नहीं कटेगा। ठीक, अगर ये 935 होता तो 5 बार पूरा पूरा कट जाता। अब ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब 500 से जो भी आंसर होगा वो 500 से नीचे होगा। तो हमारे पास ऐसा मात्र एक ही आंसर है जो 500 से कम है, तो 494 इसका जो आंसर दिया है लगभग, तो वह कितने के बराबर हो जाएगा, ये 494 के समथिंग रहने वाला है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे क्या एक आइडिया लगा लिया कि 187 है, लगभग मैं इसको दिमाग में 180 मान के चलूँ और इसे 900 मान लूँ तो 18 पंजे 90, 5 बार जाना चाहिए। और अगर 5 बार देते भी हैं इसे तो 5 बार नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका 5 गुना 935 हो जाएगा और यहाँ पे 925, इसका मतलब 5 से भी कुछ कम बार जाएगा। और जब 5 से कुछ कम बार जाएगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 495। कितना, 495 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। ऐसा मैंने कल भी एक क्वेश्चन आपको कराया था प्रैक्टिस सेट में कि 1/4 था। ठीक है, तो 1/4 अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज अगर 1/4 हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं परसेंट में बात करूं तो ये भाई ब्याज है वो कितना बढ़ चुका है, 25%। कितना बढ़ गया भाई,
25%। और ब्याज जो बनता है वह कैसे बनता है भाई, रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। किससे बनता है, रेट और टाइम के गुणनफल से। अब हमें ब्याज तो पता चल चुका है कि ब्याज हमारा 25% हो गया। अब बात देखते हैं यहां पे किसकी, रेट और टाइम की। आगे कहा गया है यदि दर प्रतिशत वर्ष की संख्या की 4 गुनी है। अब इधर आप देखिए जरा, जो रेट है और वो टाइम का रेशियो वो कितना है, 4:1। मतलब उसने कहा गया है जो रेट है वो टाइम की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। ठीक है भाई, और ये बना है रेट और टाइम के गुणनफल से। तो अगर इसको रेशियो को उठाओगे तो ये हो जाएगी 4x और ये 1x। ठीक है भाई, तो इन दोनों के गुणनफल से क्या बनता है भाई, रेट और टाइम के गुणनफल से ब्याज बनता है। और ब्याज कितना बन गया, 25%। ठीक है भाई, तो यहां से 4x² बराबर 25, तो यहां से x² बराबर 25/4, तो x बराबर हो जाएगा √25/4। इसका मतलब हो जाता है 5/2, और 5/2 का मतलब हो जाएगा भाई 2.5। यहां से x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2.5 मिली। तो यहां से जो रेट हो जानी है वो आपकी कितनी हो जानी है, 2.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%। यहां से जो रेट निकली वो कितनी निकली, 10%। और टाइम निकला वो कितना निकला भाई, 2.5 साल, 2.5 ईयर। ठीक है, तो हमारे पास रेट भी है, टाइम भी है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब क्या कहा गया है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 5,000 पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, तो अगर हम ब्याज में 2% की वृद्धि कर देंगे तो अब जो न्यू रेट होने वाली है वह कितनी हो जाएगी, 10 + 2 मतलब 12%। कितनी हो जाएगी, 12%। और इस पर टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष, और मूलधन कितना है प्रिंसिपल, 5,000, और टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो भाई मैंने कई बार बताया आपको कि जो ब्याज बनता है वह रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। तो यहां से 12 × 36%, कितना, 36% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 36%। तो 5,000 रुपए का 36%, तो 36% यहां से कितना होने वाला है, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 36 पंजे 180 और 1 जीरो, तो 1,800 रुपए क्या बनेगा भाई, ब्याज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 1,800 रुपए ब्याज बनेगा। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। पहले कहा गया था कि जो ब्याज है वह कितनी है, 1/4 है। तो 1/4 को हमने प्रतिशत में बदलने के लिए 25%, तो ब्याज हमारी बन गई ओवरऑल 25%। कितनी बन गई, 25%। फिर इसमें अगली बात कही गई थी कि रेट है वो टाइम का 4 गुना है। तो भाई रेट और टाइम में 4:1 है। तो जब हमने इसके अनुपात को उठाया तो साथ में x ले आए। तो हमें पता है कि रेट बनती है जो किससे बनती है, सॉरी, जो ब्याज बनती है वो रेट और टाइम के गुणनफल से बनती है। तो रेट और टाइम का जब हमने गुणा किया तो 4x² बराबर 25, यहाँ से x² बराबर 25/4, तो x बराबर √ में 25/4, और यहाँ से जो हमने x की वैल्यू निकाली वो 2.5 निकाली। 2.5 निकालने से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, रेट 4 रेशियो थी तो 4 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। यहाँ से हमें रेट पता चल गई इसकी 10%। ठीक है भाई, आगे क्या कहा गया, यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो रेट अब 12% हो गई। ठीक, और उसने कहा है 5,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो यहां से 12 × 36% ब्याज बनेगा। तो 5,000 का 36% कितना होता है, 1,800 रुपए। तो यहां से जो इसका आंसर होगा वो 4 एकदम से करेक्ट होने वाला है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहली तो बात समझिए कि 2 वर्ष है, टाइम कितना है भाई, 2 वर्ष, और 2 वर्ष में टाइम कितना दे रखा है भाई, 2 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अब जो ब्याज है वो क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने बाद जुड़ जाती है। तो भाई 2 साल में 6 महीने की बात करें तो ये धन कितनी बार भाई जुड़ जाएगा, इस पे 4 बार ब्याज जो मिलेगा वो कितने बार, 4 बार ये धन जुड़ जाएगा। 6 महीने के अंतराल पर ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगी। अब रेट का क्या करना है, जब
ब्याज छमाही संयोजित होती है तो रेट को हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तो रेट जो 10% है, कितनी है 10%, तो भाई रेट कितनी हो जाएगी, छमाही दर हो जाएगी 10/2 5%। कितना हो जाएगी 5%। अब बात कही गई है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इसमें 4 छमाही होंगी, कितनी होंगी 4 छमाही। तो जब हम रेशियो मेथड यूज करते हैं तो भाई 4 छमाही के लिए जो हम रेशियो मेथड यूज करेंगे तो वो होता है 1 4 6 4 1, ठीक है भाई। तो 4 छमाही के लिए 1 4 6 4 1 रेशियो मेथड ये यूज होगा। तो यहां पे धन कितना है भाई 5000, कितना है 5000, मूलधन आपका 5000 हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि इसका 5% निकालते हुए चलेंगे। तो भाई इसका 5% कितना होने वाला है, एक जीरो दबाओगे तो 10% निकल आएगा। तो एक जीरो इसका अगर 500 है तो 5% कितना हो जाएगा, एक जीरो दबाने पर 10% मिलता है। अगर 10% इसका 500 है तो 5% कितना हो जाएगा भाई 250, कितना हो जाएगा 250, क्या होने वाला है 250, ठीक है भाई। बात करते हैं फिर इसका 5% लेते हैं। तो इसका 5% कितना हो जाएगा भाई, एक जीरो दबाओगे 10% मिलेगा। तो 10% 25 हो गया। तो 5% इसका भी आधा 12.5, कितना हो गया भाई 12.5 रुपए, कितना हो गया 12.5। अब इसका भी 5% निकालेंगे भाई। तो 125 पंजे 625। तो यहाँ पे जो ब्याज बनेगा 0.625, ठीक है भाई। और इसका फिर 5% लेंगे तो 625 पंजे होता है 3125, और पॉइंट लगेगा 3 और 2 5 अंक पहले, तो यहां पॉइंट आ जाएगा, ठीक है भाई। हमने सबका क्या स्टेप वाइज 5-5% निकालते चले गए। पहले हमने 5000 का 5% लिया तो 250 हुआ, फिर 250 का 5% लिया तो 12.5 रुपए हुआ, फिर 12.5 का 5% लिया तो 0.625 हुआ, और फिर 0.625 का 5% 0.03125 हुआ, ठीक है भाई। अब हमें क्योंकि ब्याज निकालनी है तो इनका क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है भाई। आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सबसे आसान मेथड है ये। तो 250 चौके कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और 12.5 छिक्के 12 छिंग 72 और 3 75 रुपए, यहां से कितना हो जाएगा ये 75। यहां इसका गुणा करेंगे तो 625 का 4 से गुणा करोगे तो यहां ये हो जाएगा 625 चौके 2500, कितना होता है 2500, और 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो यहां से ये होने वाला है 2.5, कितना होने वाला है भाई 2.5 होने वाला है। और यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा 0.03125। तो जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो भी यहां से 5213 यहां से डेसिमल ये आ गया, 5 और 2 7 701। तो जो आंसर बनेगा वो 1077.50 के समथिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई इसका समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। और जो ब्याज थी वो 10% वार्षिक थी, लेकिन जो धन है वो अर्धवार्षिक रूप से, जो ब्याज है संयोजित होता है अर्धवार्षिक रूप से। तो जब धन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं भाई, रेट को आधा कर लेते हैं और टाइम को डबल कर लेते हैं। तो रेट जब हमने आधी की तो 5% हो गई, और यहाँ से जो 6-6 महीने की छिमाही बनने वाली है वो कितनी बनेंगी 4 बनेंगी, ठीक है भाई। अब हमने इसमें रेशियो मेथड किया यूज किया है, तो 4 छिमाही के लिए जो रेशियो बनेंगे वो 14641 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मूलधन रख लेते हैं, फिर उनका 5-5% निकालते हुए चलते हैं। तो 5000 का 5% 250 हुआ, फिर 250 का 5% 12.5 हुआ, फिर 12.5 का 5% 0.625 हुआ, और 0.625 का 5% 0.03125। फिर क्या करते हैं भाई, इनका मल्टीप्लाई करके और इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक ये क्या बन जाती है, ब्याज बन जाती है। क्या बन जाती है, ब्याज। क्या बन जाती है, ब्याज। सीआई हो गई यहां तक। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसकी भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, तो ये ओनली
जो मूलधन के बाद जो पहला स्टेप होता है वह क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है। फिर बाद के अगर ये पूछा जाता भाई सीआई और एसआई में अंतर कितना बनेगा, तो ये बाकी के जो 3 स्टेप हमने लिए हैं ये बन जाता सीआई और एसआई का अंतर। तो आप एक ही क्वेश्चन में सारी बातों को समझ पाए होंगे। और मिश्रधन पूछा जाता तो सब कुछ मिला देते, ठीक है भाई। तो इसमें 5000 और ऐड हो जाते, ठीक है भाई। तो ये हो जाता 6077.53। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान में उनकी आय 24.12 लाख रुपए है तो पिछले वर्ष ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करें। तो चलिए भाई, बात हो रही है पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। तो बात करते हैं लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो ए और बी की आय रही है, क्या रही है, आय। तो ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। कितना था भाई, 4:3 था, ठीक है भाई। आगे और वर्तमान, और इसके बाद कहा गया है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात। अब पर्सनल बात करते हैं ए की। ए की बात की गई है कि ए की जो पर्सनल आय है, व्यक्तिगत आय है, तो उसकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात है। अगर ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए की, तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो अनुपात है वह कितना आई है, आय का 3:4 है। ऐसी बात कही गई है किसकी, बी की। बी की भी बात की गई है कि बी की जो आय का अनुपात है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, वर्तमान साल का जो अनुपात दे रखा है वह क्या दे रखा है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो दे रखा है वह 5:6 दे रखा है, ठीक है भाई। तो कहा गया है यदि वर्तमान वर्ष में उनकी आय 24.12 लाख रुपए है। तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान उम्र की, अब जरा क्वेश्चन पे आइए। यहां पे वो ये कह रहा है कि लास्ट ईयर में जो ए की जो रेशियो था वह कितना था भाई, 3 था। और यहां बी का जो लास्ट ईयर वह रेशियो कितना था, वह 5 था। कितना था भाई, लास्ट ईयर में जो यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं वो कितने दिए, 3 और 5 दिए गए हैं। और यहाँ लास्ट ईयर के ए और बी के जो रेशियो दिए हैं वो 4:3 दिए गए हैं। तो यहाँ क्या होगा कि हमें सारे रेशियो बराबर करने होंगे भाई। अगर ये यहाँ पे 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और बी यहाँ 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो इनका जो एलसीएम है, 3 और 5 का एलसीएम है, उसका आप ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। कितना होता है, 15। तो 3 और 5 के एलसीएम अगर मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से 15 चौके 60 और 15 तिया 45, ठीक है भाई। अब ये हमारे काम का नहीं रहा। तो हम ये बात को ये भी कह सकते हैं कि पिछली साल उनकी जो ए की आय थी वह 60 थी और बी की कितनी थी, 45 थी। अब ऐसा करने से जब हमने एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लिया तो अब इनकी हमें लास्ट ईयर आय बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। भाई यहाँ वो कह रहा है ए की आय जो लास्ट ईयर थी वो 60 थी और यहाँ कितनी है, 3 है। तो इसको भाई 60 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60:20 चौके 80। अब ये भी हमारे काम का नहीं रहा भाई। अब देखिए मैच कर गया, यहाँ लास्ट ईयर ए की आय 60 थी और यहाँ भी लास्ट ईयर ए की कितनी हो गई, 60 हो गई। ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर इसकी कितनी है, 5, और यहाँ कितनी थी, 45। तो 5 से 45 बनाने के लिए भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54, ठीक है भाई। अब ये भी काम का नहीं रहा। इसका मतलब अब हमारा सवाल बिल्कुल फिट है कि लास्ट ईयर में यहां भी सही हो गया। यहां पे लास्ट ईयर में ए और बी की जो आय थी उसका अनुपात 60 और यहां कितना हो गया, 45, ठीक है। अब कहा गया है, क्वेश्चन पर चलते हैं कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी आय 24.12 लाख रुपए है। अब वर्तमान ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर की बात करें तो 80 और इसकी कितनी है, 54। कितनी है, 80 और 54। इन दोनों का
योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 और 54 का 24.12, तो ये हो जाएगा आपका 80 और 54 134, कितना हो जाएगा 134। तो 134 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24.12 लाख। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करता हूं, 2 से कैंसिल करता हूं तो 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, और यहां ये 2 से कैंसिल होगा 12.06 लाख। ठीक है भाई, अब थोड़ा जरा आइडिया लगाते हैं इकाई अंक से, तो यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 आ रहा है तो हम इसमें डिवाइड ही कर लेते हैं, तो 12.06 में कितने का भाग देंगे, 67 का, तो पहले ही 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 67 एकन यहाँ से हो जाएगा आपका 67, बचेगा कितना भाई, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बची 11, 11 में से 6 गई 5। ठीक है भाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इकाई अंक इसका 6 है, तो 8 सत्ते 56 होता है, यहाँ हम 8 का देते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 सत्ते 56 की 6 हासिल कितनी आएगी भाई, 5 आएगी, 8 छिंग 48 और 5 53। ठीक है भाई, तो यहां से एक रेशियो की जो वैल्यू बनेगी, यहां से एक रेशियो की वैल्यू 0.18 लाख रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, 0.18 लाख रहने वाली है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसकी, तो पूछा क्या गया है, तो पिछले वर्ष ए की आय, तो भाई पिछले वर्ष ए की आय कितनी थी, 60। ठीक है, और वर्तमान वर्ष में बी की आय, और वर्तमान वर्ष में जो बी की आय है वो कितनी है, 54। इन दोनों का क्या पूछा है, योग, तो भाई 54 और 60 इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 114, कितना हो जाता है, 114। तो 114 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 114 गुणा 1.18 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां से। ठीक है भाई, तो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 एकन 18 और 7 25 की 5 हासिल 2, 18 एकन 18, 18 और 2 20, और दशमलव 2 अंक पहले आएगा तो 20.52 लाख। ठीक है भाई, तो कितनी होने वाली है, 20.52 लाख, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार से हम फिर से इस पर नजर डालते हैं कि ए और बी की लास्ट ईयर जो आय दे रखी थी वो 4:3 दे रखी थी, यहाँ पे उनकी पर्सनल आय दे रखी है, ए के बारे में बात की गई है लास्ट ईयर की, और प्रेजेंट ईयर की जो अनुपात दिया था वो 3:4 दिया था, और यहाँ पे कितना दे रखा था, 5:6 दे रखा था बी का। अब हमने इसको बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15 का ऊपर क्या कर लिया, गुणा, तो 15 का गुणा करते ही ये कितने में बदल गया, 60:45 में, किसमें बदल गया, 60:45 में। इसका मतलब लास्ट ईयर जो ए और बी की आय का अनुपात था वो 60:45 था। अब इससे क्या हुआ कि हमने इसको आसानी से किस में बदल लिया, 60 और 80 में बदल लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे 60 था तो इसे 60 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 20 का मल्टीप्लाई करते ही लास्ट ईयर उसकी 60 हो गई और प्रेजेंट ईयर में 80 हो गई। ठीक है भाई, ऐसा ही इसे क्या करना, 45 बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 9 पंजे 45 और 54 हो गया। इसका मतलब लास्ट ईयर बी की 45 थी, वो प्रेजेंट ईयर में कितनी हो गई, 54 हो गई। ठीक है भाई, तो यहां से ये मैच कर गया, फिर जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हमने फॉलो कर लिया। ठीक है भाई, आई होप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 लीटर दूध, 60 लीटर मिश्रण होना चाहिए, 60 लीटर दूध व 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए। तो इसका बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि जिस चीज को मिलाते हैं, जिस चीज को मिलाते हैं, तो लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी, जिस चीज को मिलाते हैं ना तो उसका अनुपात सेम करते हैं, अनुपात हमेशा जो अपोजिट होता है उसका सेम करते हैं। ठीक है, उसके दूसरे वाले का सेम करते हैं। और यहां बात करते हैं कि यहां मिलाया क्या गया है भाई, पानी। क्या मिलाया गया है, कितना पानी मिलाया जाए। तो भाई इसमें जब मिलाया गया है पानी, तो दूध तो पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा, दूध की क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो जो क्वांटिटी फिक्स होती है उसी की परसेंटेज की बात करते हैं और उसी की हमेशा अनुपात की बात की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं कि इसमें भाई 60 लीटर मिश्रण था, तो इसमें उसने कहा 10% पानी था, पर हमें तो इसकी परसेंटेज से मतलब ही नहीं है। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे दूध की। तो दूध इसमें कितना रहा होगा भाई, 90% रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा, 90% रहा होगा।
अब उसमें क्या किया कि हमें क्या पता कि उसने कितना पानी मिलाया है, तो अब उसने पानी मिला दिया मान लीजिए x लीटर, तो अब बिलियन हो जाएगा 60 प्लस x लीटर। और इसमें वह कह रहा है कि पानी 25% हो जाए, इसका मतलब हमें पानी से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है दूध से, तो दूध कितने परसेंट हो जाएगा, 75%। ठीक है भाई, तो 15 छिक्के 90 और 15 पंजे 75, 5 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार, तो 12 छिंग 72 बराबर 60 प्लस एक्स, और ये 60 इधर माइनस हो जाएगा, तो 72 माइनस 60 12, तो x का मान 12 लीटर। इसका मतलब कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है, 12 लीटर। तो भाई कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं कि जो चीज़ नहीं मिलाई जाती उसका ही परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ मिलाई जाती है उसका परसेंटेज कतई नहीं लेते। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष व 8 महिला एक काम को 75/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष व 12 महिलाएं इसे 25/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट हो गया M1D1 वाला ही। ठीक है भाई, ये कुल मिला के लोग ही तो हैं, 3 लोग, 3 पुरुष और 8 महिलाएं, तो टोटल क्या हो गए, ये लोग हैं। तो भाई 3 मेल प्लस 8 फीमेल, ये मिल गई भाई। ठीक है, तो इन्होंने जो काम किया है वो 75/8 दिनों में पूरा किया है। कितने दिनों में, 75/8 दिनों में पूरा किया है। आगे वही काम 9 मेल और 12 फीमेल कितने दिन में करते हैं भाई, 25/7 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 25/7 दिन में। बाद में कहा गया 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, तो वो बात की बात है, फिलहाल हम यहां से इनकी इफिशिएंसी की बात करते हैं। तो 25 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। कितने बार, 3 बार। ठीक है भाई, तो यहां जो 7 है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 8 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 7 तिया 21, तो 21 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो 21 तिया 63 m प्लस 21 अट्ठे 168 f, 168 f बराबर यहां कितने का मल्टीप्लाई होगा, 8 का, तो 9 अट्ठे 72 m प्लस 12 अट्ठे 96 f हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेल मेल एक तरफ करते हैं और फीमेल एक तरफ, तो इधर मेल ज्यादा है तो इधर इसको लेके आओगे, तो 7 और 2 9 मेल, कितना, 7 और 2 9 मेल। यहाँ 63 को 72 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 मेल, और इधर इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचने वाला है, 72 फीमेल। ठीक है भाई, जब 96 को 168 में से माइनस करेंगे तो 72 एफ बचेगा, तो 9 अट्ठे 72, ये एक बार कैंसिल हो गया। तो भाई ये एक दूसरे की होती है, इसकी वैल्यू इधर होती है और इसकी वैल्यू इधर, तो एम और एफ की जो एफिशिएंसी का रेशियो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 8:1। कितना बनने वाला है, 8:1। इसका मतलब यदि मेल 8 ईंटें लगाता है तो भाई फीमेल कितनी लगाती होगी, 1। अब बात करते हैं यहाँ से काम निकाल लेते हैं, काम चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से, दोनों तरफ से काम क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो वर्क निकालते हैं, तो भाई वर्क कितने यूनिट है, तो यहाँ m की जगह 8 पुट कर देते हैं, तो 3 × 8 प्लस 8 × 1, ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी रख दी, इंटू 75/8। ठीक है भाई, तो 3 24, 24 और 8 32, 24 और 8 32, तो 32 गुणा 75/8, 8 चौक 32। तो यहां से जो काम रहने वाला है वो 75 चौके 300 यूनिट काम। कितना भाई, 300 यूनिट। अब 300 यूनिट काम को कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो इतना काम 15 महिलाएं करेंगी भाई डी दिन में, और एक महिला कितनी ईंट लगाती है, 1 ईंट, तो 15 एकन 15, यहाँ एम की जगह 1 रखेंगे, और इंटू डी बराबर 300, तो 15 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार। तो यहां से जो डी की वैल्यू निकलने वाली है वह कितनी निकलने वाली है, 20। तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर देंगी, 20 दिन में। तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो M1D1 वाला कंसेप्ट इसमें हमने यूज किया, तो यहां से मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाली, वो कितनी निकली, 8:1। ठीक है, तो फिर हमने 8 और
वन जो इफिशियंसी निकली वो इसमें रख के यहाँ एक तरफ से क्या निकाल लिया काम, और काम कितना निकला 300 यूनिट। अब इस 300 यूनिट को किस पे कराना है, 15 महिलाएं से डी दिन में कर देंगी, कितने दिन में, डी दिन में। तो 15 गुणा 1 करोगे, क्योंकि महिला की जो इफिशियंसी वह कितनी है, 1 है, तो 15 एकन 15, और 15 को से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा, 20 बार। तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। भाई एक बात तो ये समझ लीजिए, जैसे ही विपरीत बात आए तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि दोनों चालों को तो जोड़ना है। भाई क्या करना है, दोनों चालों को पहले जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो भाई जो रिलेटिव स्पीड रहने वाली है वह 108 कितनी हो जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ समय भी दिया है वो सेकंड में दिया है, तो तुरंत ही इसे चेंज कर लीजिए 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो 18 छिक्के 108 और 6 पंजे 30। तो यहां से जो चाल बनेगी वो कितनी बनेगी, 30 मीटर पर सेकंड बनेगी। अब सवाल से आगे चलते हैं। विपरीत दिशा में चल रही है तो यहां से हमने दोनों की चालें निकालनी, जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो 30 मीटर पर सेकंड की बनेगी। आगे क्या कहा गया है कि धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है। इसका मतलब मान लीजिए ये तो है फास्ट गाड़ी, भाई क्या है, फास्ट, और यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है भाई, यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। इधर से आइए ये ट्रेन, और ये ट्रेन कैसी है भाई, स्लो ट्रेन है। क्या है, स्लो ट्रेन। तो इस ट्रेन ने, जो स्लो ट्रेन है, उसने व्यक्ति को पार किया है, ना कि ट्रेन को। और जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ इत्यादि को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है स्लो वाली, इसने अपनी लंबाई को ही तो पार किया। जब इसमें बैठे व्यक्ति को पार किया तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। भाई कितनी चलेगी, जितनी इसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, और कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार किया है। तो भाई कितनी दूरी चलेगी, इसकी लंबाई मान लीजिए l, तो l दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो 30 चाल हो गई और समय कितना लगा है, 12 सेकंड। ठीक है भाई, तो 12 तिया 36, 360 मीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। क्या हो गई, 360 मीटर इसकी लंबाई हो गई। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो दोनों ही रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में थी, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, 108 किलोमीटर पर आवर बनेगी, और 108 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड रहने वाली है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इस व्यक्ति को पार किया है स्लो वाली ट्रेन ने। तो अगर स्लो वाली ट्रेन ने पार किया है तो स्लो वाली ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ठीक है, तो भाई जब इतनी दूरी चलेगी और कितने टाइम में, 12 सेकंड में पार किया है, तो 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से 360 मीटर की दूरी तय करेगी। यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 के प्रथम 20 गुणज, 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहली बात, अगर हम 9 के 20 गुणज निकालते हैं तो भी 9 का पहला गुणज होगा 9 एकन 9। गुणज मतलब एक तरीके से उनका टेबल। तो पहला होगा 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और ऐसे ही ये गुणज आएंगे, ऐसे ही ये गुणज आएंगे। और जो इसका 20वां गुणज होगा, तो 20वां गुणज होगा 9 गुणा 20 180। जो इसका लास्ट जो गुणज होगा वो कितना होगा भी, 180 रहने वाला है। ठीक है, तो जब भी हमें ये गुणज वाला सवाल आए, क्या हो, गुणज वाला सवाल हो, तो आप देखिए इसके जो पद होते हैं गुणज वाले, तो ये हमेशा समांतर श्रेणी में होते हैं। यही नहीं, कोई भी सवाल अगर औसत में आए और हमें उसके टर्म समांतर श्रेणी में दिख रहे हो, मतलब कि उनमें गैप है वह समान है, यहां सब में 9 का गैप है, तो कभी भी आपको जब एवरेज निकालना हो तो सीधा सीधा जो एवरेज होता है वो होता है भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म बाई 2। तो यहां से जो एवरेज होने वाला है 9 प्लस 180/2। ठीक है, तो 189/2, यहां से 2 निम्मा 18,
दो चौके 8 और दो पंजे 10। तो जो एवरेज होने वाला है वह 94.5 रहने वाला है। तो भाई इस बात को समझिए, जब भी आपके टर्म्स किस में है, एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, सब टर्मों के बीच का गैप समान है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, बस सीधा सा इसका फंडा है। क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेते हैं, एवरेज निकल आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 8 ब्रैकेट √2 + 1 सेमी है, तो उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होंगी तो वो समद्विबाहु मतलब वो क्या होंगी, समान होंगी, और समकोण भी होगा। तो इसका मतलब अगर ये a है, ये a है, तो इस कंडीशन में इसका कर्ण होता है वो क्या होता है, a√2 होता है। अगर हम इसमें पाइथागोरस यूज करें तो क्या होता है भाई, a√2 होगा। क्या होगा, 8√2 होगा। तो अब भाई इसका परिमाप दे रखा है, क्या परिमाप दे रखा है 8√2 + 1 दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो जब हम तीनों भुजाओं का योग करते हैं तो परिमाप बनेगा 2a + a√2। कितना बनेगा भाई, ये इसका परिमाप बन गया। क्या बन गया भाई, परिमाप। क्या बन गया, परिमाप। अब यहां से परिमाप हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो 2a + a√2 बराबर 8√2 + 1। यहां से क्या कॉमन लेंगे, √2a कॉमन ले लीजिए। ठीक है भाई, तो √2a कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा भाई, √2 बचने वाला है भाई। √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो √a बाहर आ गया, प्लस यहां से क्या बचेगा 1 बराबर 8 ब्रैकेट √2 + 1। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से a बराबर क्या रहने वाला है, 8/√2। तो यहां से जो भुजा निकल के आई वो क्या निकल के आई, 8/√2। पर आपसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुज के कर्ण, तो कर्ण कितना है भाई, a√2, मतलब हमें a√2 की वैल्यू पूछी गई है। तो a√2 की वैल्यू बनाने के लिए, a√2 की वैल्यू बनाने के लिए इसमें √2 का इधर गुणा कर दीजिए और √2 का इधर गुणा कर दीजिए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो कर्ण निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, वैसे तो यही इसका आंसर आ गया था, √2a के बराबर कितना आ गया था, 8 सेंटीमीटर, और इसका कर्ण भी कितना था, √2a। ठीक है भाई, तो जो कर्ण रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तब बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात समझिए कि रोम्बस क्या होता है भाई, कि रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ये बात। दूसरा पॉइंट कि अगर कभी भी समचतुर्भुज का एक कोण 60 या 120 डिग्री का दिया हो तो वह दो समबाहु त्रिभुज में बट जाता है। किस में बट जाता है भाई, दो समबाहु त्रिभुज में। अब ये अगर 60 डिग्री का एंगल दिया है तो ये जो इसका जो समचतुर्भुज है वह दो समबाहु त्रिभुज में बट जाएगा। इसका मतलब कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी दे रखी थी, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8, ये भी क्या 8 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। जब ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तो यही तो पूछा गया है कि छोटा विकर्ण क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो कभी भी ये कहा गया हो कि सम चतुर्भुज का एक कोण 60 या 120 अंश का हो तो समबाहु त्रिभुज हमेशा, समचतुर्भुज हमेशा दो समबाहु त्रिभुज में बट जाता है। ठीक है भाई, अब ये तो रही छोटा विकर्ण, तो छोटा विकर्ण हमेशा भुजा के बराबर बन जाता है। किसके बराबर बन जाता है, भुजा के बराबर। बट कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि तो भाई बड़ा विकर्ण कितना होगा, तो बड़ा विकर्ण हमेशा जो छोटा विकर्ण होता है, छोटा विकर्ण वह किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर, मतलब a के बराबर होगा। और बात करते हैं बड़ा विकर्ण,
बड़ा विकर्ण होता है √3a, मतलब भुजा √3। तो ठीक है, कभी भी बड़ा विकर्ण पूछा जाए तो a√3 होता है और छोटा विकर्ण उस भुजा के बराबर होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई सेमी क्यूब है, तो इसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, और ये कितना दे रखा है, 392 पाई। कितना दे रखा है, 392 पाई। तो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर पता करना है भाई, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गई। ठीक है भाई, 8 से इसे काटेंगे तो 8 चौक 32, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 8 नाम 72। तो जब आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर बराबर स्क्वायर रूट 49, तो आर बराबर जो रहने वाला है वह 7 सेंटीमीटर रहने वाला है। पूछा क्या गया, इसका वक्र पृष्ठ मतलब वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ सी बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, क्योंकि आंसर में पाई में दे रखा है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो 2 पाई आर की वैल्यू 7 और एच कितनी है, 8। ठीक है भाई, तो 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो जो इसका वक्र पृष्ठ है वह कितना होने वाला है, 112 पाई वर्ग सेमी। क्या होने वाला है, 112 पाई वर्ग सेमी। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 164 की घात 169 प्लस 333 की घात 337 और माइनस 727 की घात 726, तो इसका इकाई अंक पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इकाई अंक के लिए क्या कर बताया था कि एक तो बात बताई थी कि किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 हैं, 0 156 में से 0, 1, 5 और 6 हैं, तो घात चाहे कुछ भी हो इकाई अंक नहीं बदलते। अब यहाँ पे तो उनमें से कोई भी अंक है ही नहीं, तो अगर जब ये अंक नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, घात को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और घात को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है उसे क्या बना लेते हैं, पावर बना लेते हैं। रिमाइंडर होता है उसे क्या बना लेते हैं, पावर बना लेते हैं। तो भाई 4 से डिवाइड करने की वजह क्या है, पूरे को डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, पीछे के लास्ट 2 अंकों को डिवाइड कर लेंगे। तो भाई यहाँ से 68 तक भाग जाएगा, 69 में भाग देते हैं तो 4 का भाग 68 तक जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। तो इस इकाई अंक को पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक से मतलब है यहाँ 4 की पावर 1 का मतलब कितना होने वाला है, 4 रहने वाला है। ठीक है भाई, बात करते हैं यहां अगर हम इसे 37 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 36 तक भाग पूरा जाएगा, कितने तक, 36 तक। तो यहां भी 3 की पावर 1 रहेगी, और जब 3 की पावर 1 रहेगी तो यहां भी इकाई अंक कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। बात करते हैं 7 की, तो यहां पे भाई इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे 26 को तो 24 तक भाग पूरा जाएगा, और यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो 7, तो 7 की पावर 2 का मतलब है भाई 49। यहां से इकाई अंक कितना बनेगा, 9 बनेगा, -9। ठीक है, तो 3 और 4 7, 7 -2, तो यहां बचेगा -2। और जब भी नेगेटिव इकाई अंक बचता है तो उसे 10 में से घटा के लिखते हैं, तो जो यूनिट डिजिट बचेगा 10 में से 2 को घटाओगे तो 8। इसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, 8 रहने वाला है। ठीक है भाई, तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई आज का जो सेशन के जो 15 क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे और आपके लिए फायदेमंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।